सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो इसी दिन को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया और अमेजिंग टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भैया व्हाट इज़ फोर्स, कि फोर्स मतलब क्या होता है। अब फोर्स यानी कि अभी तक के तो आप सोच रहे होगे कि फोर्स यानी कि भाई पुश या पुल होता है ना, बट हम इसे ही थोड़ा साइंटिफिक वे में लेके जाएंगे, यानी कि एन एक्सटर्नल इफोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट चेंजेस or tends to change the state of change of rest or of motion or direction or dimension of the body। यानी कि देखो एक एक्सटर्नल इफोर्ट लगता है। समझो तुम एक तो कोई चीज़ को समझो, ये पेन है, ये पेन को तुम ऐसे पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो ये होता है एक्सटर्नल इफोर्ट। अब इससे क्या होता है, इससे इसके स्टेट के ऊपर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि ये देखो, ये अभी रेस्ट में है, ठीक है, ये पेन अभी रेस्ट में है, ये आ गया अभी मोशन में, अब ये हिलने लग चुका है, मतलब ये आ गया मोशन में। अब देखो ये मोशन में है, अब ये आ गया रेस्ट में, ठीक है। हम इससे डायरेक्शन, मतलब देखो समझो एक क्रिकेटर है, ओके, सचिन तेंदुलकर पकड़ लो, बॉल आया सामने से और उन्होंने एक मारा सिक्सर, मतलब कि बॉल की क्या डायरेक्शन चेंज होगी और डायमेंशन यानी कि उसका शेप, उसका साइज चेंज हो गया, समझे। नेक्स्ट है इसके वेरियस टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। सबसे पहला कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में मैं आपको एक एग्जांपल समझो ऐसे ड्रॉ ही करके दिखा देता हूँ। समझो ये एक बंदा है, ठीक है, क्या पता ये आप भी हो। तो ये जो बंदा है ये अभी एक, समझो ये ना एक अलमारी है, ओके, तो ये अलमारी को पुश कर रहा है। अगर ये समझो ये कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, यानी कि आप अगर अलमारी को हाथ ही नहीं लगाओगे तो अलमारी आगे कैसे बढ़ेगी, है ना। ये हो गया एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल। इस जैसे कि देखो ये ड्राइंग बीच में आ गएगा, ओके, आपको समझ ही गया होगा ना। तो अभी एग्जाम्पल जैसे इसका देख लो, अप्लाइड फोर्स, जब आप किसी फोर्स को अप्लाई करते हो, फ्रिक्शन या नॉर्मल कुछ रिएक्शन। फिर आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ऐसे फोर्स जिन्हें हम देख भी नहीं सकते और वो हमारे कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको तो ये बहुत सारे पता ही होंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में रहता है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में रहता है ना। देखो यहाँ पे भी लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कहाँ लाइन के ऊपर से चला गया रे, हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे बहुत सारे टाइप के फोर्स है, ओके। अब नेक्स्ट है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या, ये मेरा फेस कैम यहाँ पे आ रहा है, ओके, मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इट विल बी, हाँ, ओके। डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन, दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। फिर से एक बार मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मतलब इससे ना जो फोर्स रहता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से पड़ता है। मतलब देखो समझो ये पेन है, अगर मैं इस पेन को अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स करूँगा तो ये एक ही जगह पे स्टिल रहेगी, मतलब कि ये इसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इसका अपोजिट और इसका सेम टू सेम अपोजिट है, क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि इसमें मोशन में इसमें चेंज इन मोशन आ सकता है, यानी कि मोशन इसमें बदलाव हो सकते हैं। दे आर नॉट इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि समझो अब ये जो अपोजिट थे एक दूसरे के, अब ये एक तरफ ही आ गए तो ये सामने नहीं जाएगा क्या, मतलब कि ये इक्वल नहीं है, इनका साइज भी इक्वल नहीं होता और ये अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं रहते, ओके। नेक्स्ट, अब फॉर्मूला ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में शायद पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है करके, तो आपको तो पता ही होगा क्या है v माइनस यू अपॉन टी। तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, है ना। अरे देखो यहाँ पे तो आ ही गया v माइनस यू अपॉन टी, देखा। अब और इसका सेम टू सेम कैसा है, मास इंटू v2 माइनस u2 बाय 2s, यानी कि इसका एक और ऐसा एग्जाम्पल था,
शायद से वो कुछ ऐसा था, a इज इक्वल टू v2 माइनस u2 अपॉन था आई गेस, अपॉन या फिर इंटू 2as, ऐसा कुछ तो था। ठीक है, अब ये, अब रुको, ये नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। अब ये a यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो मतलब a इज इक्वल टू v2 माइनस, अरे क्या चालू हो गया, v2 माइनस u2, अरे भाई हाँ, v2 माइनस u2 अपॉन 2s, है ना, क्योंकि ये a जाने की यहाँ पे बात, तो ये जो है ना, ये 2s ये आ जाएगा नीचे, यानी कि अपॉन में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्या आपको समझ गया फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट हम आएंगे, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फोर्स का जो यूनिट है ना, ऐसा यूनिट हम उसे कहते हैं न्यूटन, कि वो न्यूटन है बाबा। और ये फोर्स का CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट जो है वो है डायन। अब मैं आपको बता दूं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डायन होता है। मतलब कि एक न्यूटन कितना, 1 न्यूटन, ये m हो गया क्या, ओके, 1 न्यूटन मतलब कि 10 हो गया, 1 2 3 4, हाँ, ये इतना होता है डायन। और मैं आपको बता दूं कि देखो, जो 10 न्यूटन होता है ना, मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ, 10 न्यूटन जो होता है ना, उसका मतलब है अप्रॉक्स, ओके, अप्रॉक्स 1 kg, तो मतलब 100 न्यूटन का कितना होगा, 10 kg। ओके, ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, मतलब यही 10 kg नहीं है, क्या पता 10 kg 19 kg और हो, मतलब 10 के ऐसे ऐसे और सामने, ये सिर्फ अप्रॉक्स है ना। ओके, और वैसे ही 20 का क्या होगा, मतलब 20 न्यूटन का 20 बोल रहा हूँ, 2 kg, ये यहाँ पे 0 कहाँ से आ गया, ओके, 2 kg, समझे। अब मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, अरे हाँ, ओके, तो ये मैंने बस आपके ऐसा जनरल इन्फॉर्मेशन करके बताया। नेक्स्ट है अपना इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है, देखो समझो, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक पेन है, ओके, अब इस पेन को रेस्ट में रहना है, तो ये लो भाई रेस्ट में। अब ये पेन पूरी कोशिश करेगा कि ये अपना स्टेट जो है वो चेंज ना करे, यानी कि ये जो पेन है ये कोशिश करेगा कि ये अभी देखो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अब ये कोशिश क्या करेगा कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे, स्टेट ऑफ मोशन में ना जाए। बट मैं तो हुई वैसा, मैं तो इसको मोशन में लाऊंगा, ये देखो ये मोशन में आ गया, ठीक है। वैसे ही मतलब द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया के आते हैं 3 फॉर्म, एक स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स दिस वन, ये रेस्ट में है अभी, स्टेट ऑफ मोशन यानी कि ये हिल रहा है, ठीक है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी कि अब ये इस तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन मूव हो गया, ठीक है। तो ये है कुछ इनर्शिया के फॉर्म्स। अब हम आएंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर में कुछ उतना हाईटेक लेवल का उतना कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये एक्चुअली में लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, मेरे फेस कैम की वजह से वो इनर्शिया हट गया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस, रुको इसको थोड़ा यहाँ, unless and until an external unbalanced force is applied on it। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली वो मोशन में रहेगा, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाइड ना हो। यानी कि समझो गाड़ी मस्त चल रही है भाई, हाईवे पे मस्त स्पीड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गाड़ी चलती हुई, और समझो आपने तभी ब्रेक मार दिया, तो क्या होगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई होगा। वो अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा कि वो जो यूनिफॉर्म मोशन था उसे स्टेट ऑफ रेस्ट में लेके आएगी, समझे। उसके बाद में अभी मोमेंटम को हम पी के ऊपर जो एरो, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी से आपको पता चल गया, तो इज इक्वल टू m इंटू वी, मतलब mv। v भी क्या है, v मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी।
द मोमेंटम इज द मेजर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उनका मेजर है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि P, अच्छा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एरो भी दे देता हूँ, P इज इक्वल टू m इंटू वी। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो ये जो है ये PB वेक्टर में आता है, क्योंकि P यानी कि क्या? मोमेंटम, और V यानी कि क्या? वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? kg। ये देखो ये जो m का है, ये है मास का kg, और ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, रुको। इसको समझाने से पहले मैं आपको मुझे पता है आपके मन में भी एक डाउट होगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि मास और वेट सेम है ना? बट ऐसा नहीं है। मैं आपके एज अ जनरल नॉलेज बता रहा हूँ। देखो मास क्या होता है, समझो आपकी बॉडी में पार्टिकल्स या हम उनको मैटर बोलेंगे, ओके? आपकी बॉडी में मैटर है, उस मैटर को हम मेजर करते हैं एज अ मास। और वेट ये मतलब क्या? जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके बॉडी के ऊपर में कितना फोर्स ये करती है, क्या कितना फोर्स आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, कौन सा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो होता है आपका वेट। क्योंकि देखो अगर आप अभी यहाँ से इलॉन मस्क की कृपा से अगर आप समझो मार्स में चले गए या फिर मून पे चले गए, वहाँ पे आपका वेट जो है वो अर्थ के मुकाबले कम होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास, मतलब कि जितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, अर्थ का मास मून के मास से ज़्यादा है। मतलब अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी मून के फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा होगी। मतलब अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसके वो जो आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, उससे आपका जितना वेट होता है उससे करीबन 3 गुना कम जो वेट रहता है वो आपका मून पे रहेगा। समझे? तो ये है द मेन डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। पहले मुझे भी ये लगता था कि मास और वेट में फ़र्क ही क्या है, बट सच में मास और वेट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो अभी हम वापस आते हैं हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. The rate of change of momentum का जो रेट रहता है चेंज होने का ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि समझो ये देखो मैं आपको एक इमेज ड्रॉ करके दिखाता हूँ। समझो ये एक इंक्लाइंड स्लोप है समझो, ओके? और ये समझो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रेविटी तो आपको पता ही है कि नीचे अट्रैक्ट करती है, मतलब ग्राउंड की तरफ, मतलब ऐसे, ओके? बट ये जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल, यानी कि कुछ ऐसे एक्ट करेगा। इसका अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये देखो ये है ना परपेंडिकुलर, है ना? ये परपेंडिकुलर, तो ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। और अभी इसके बाद में आता है न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट लॉ है। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझो आप एक टेनिस बॉल या फिर एक सेंचुरी बॉल, नहीं उसे क्या बोलते हैं, वो जो लाल वाला बॉल रहता है, वैसा कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, सेंचुरी बॉल या फिर कुछ और बोलते हैं। तो जैसे ही आप उसको दीवार की तरफ फेंकोगे, जितने फोर्स से आप उसको फेंकोगे उतने फोर्स से वो आपके पास वापस आएगा। यानी कि अब यहाँ पे ऑलवेज इक्वल क्यों बताया है? ऑलवेज इक्वल यानी कि अगर आप जितने फोर्स से दीवार की तरफ मारोगे उतनी फोर्स से वो बॉल आपके पास आएगा, मतलब ये हो गया इक्वल। और अपोजिट रिएक्शन, यानी कि आप समझो इस डायरेक्शन से फेंक रहे हो, बॉल आपको उस डायरेक्शन से वापस मिलेगा। समझे? तो एक और मैं आपको अगर ये दूँ एग्जाम्पल इसका, तो समझो फार्मूला 1 रेसिंग हो रही है, ठीक है? अब आप भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं फार्मूला 1 रेसिंग में, ओके? तो देखो सबसे पहले एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और उसके परफेक्ट पीछे एक गाड़ी है जिस गाड़ी की स्पीड है 201 किलोमीटर पर आवर।
अब इन दोनों में से ज़्यादा स्पीड किसकी रही? 201 किलोमीटर, जो कि 200 किलोमीटर पर आवर के थोड़े पीछे है। अब मैं आपको बताता हूँ फिर क्या होगा। अब एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, मैं इसका आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब ये कैसा है कि जो मैं आपको वही बता रहा था ना कि फिर थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, जो 201 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी है वो 200 किलोमीटर पर आवर वाली जो गाड़ी है उसको टकराई। फिर क्या हुआ, ये कोलिजन होने से पहले उनकी स्पीड तो नॉर्मल ही थी और ये कोलिजन होने के बाद में भी उनकी स्पीड वही रही। मतलब ये कोलिजन होने के बाद में ना ही वो 200 का 100 हो गया और ना ही ये 201 का 101 हो गया, दोनों की स्पीड सेम ही रही। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग एनी कोलिजन। द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो थैंक यू। अगर आपने मेरा अभी तक की वीडियो देखा मतलब आपको वीडियो पक्का पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको भी मेरी तरह सिंगिंग या म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है अर्जुन, विच दैट ही इज़ अ गोल्डन वोकलिस्ट। सच में उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको उसके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ जाके उसका चैनल भी चेकआउट करना और मेरे फ्रेंड को थोड़ा सपोर्ट भी दिखाओ यार, और अपने भाई को तो सपोर्ट दिखाना बनता ही है। सो थैंक यू। आपने अगर मेरा अभी तक वीडियो देखा, लाइक शेयर एंड कमेंट, और आप अपने फ्रेंड्स को और ये वीडियोस भेज सकते हो, क्या पता आपके फ्रेंड्स को बहुत बहुत अच्छा लगे। सो स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट कि हम आगे और फ्यूचर में और कौन कौन से वीडियोस डालेंगे, और हर एक और लाइक तो बॉस बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून गाइज एंड बाय बाय।